ऐसा एक सिंगल वन लाइन में डेफिनेशन दिया जाता है कि ऑप्टिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। मींस ऑप्टिक्स पढ़ना है मतलब लाइट टॉपिक जरूर पढ़ना है। और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑप्टिक्स के ऊपर 2 चैप्टर्स पढ़े थे आपके सिलेबस में। वन वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द अदर वन वाज कंटिन्यूइंग चैप्टर लेंसेज। वो दोनों चैप्टर्स के कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारा सेशन वुड बी समवेयर अराउंड, जो हमारा लेक्चर का सेशन रहेगा, इट वुड बी समवेयर अराउंड 60 to 70 minutes. Then we'll be having a 10 minutes of session. आज मैं आपको 15 minutes नहीं देने वाला हूँ, आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट देने वाला हूँ। तो उतना विगरसली वो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 70 मिनट्स आपको जो मुझे देने वाले हो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल सुपीरियर होना चाहिए। एंड मोर ओवर, अगर आपको चाहिए कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही याद आए बिना किसी प्रेशर दिए दिमाग को, तो आपको लेक्चर के वक्त चीजें दोहरानी पड़ेगी, आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आ गया, यू आर फ्री टू नोट इट डाउन। पूरा का पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि भाई ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लाइट है, व्हाट इज लाइट गाइस? क्या होता है लाइट अकॉर्डिंग टू यू? ऐसा कुछ मुझे हाई फाई डेफिनेशन मत सुनाना, आई डोंट वांट एनी हाई फाई डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में मुझे बताओ व्हाट इज लाइट? क्या होता है लाइट? क्या हमको लाइट दिखता है? क्या तुमने लाइट को देखा है कभी? Light is an agent that helps to see us around. Light is an agent. Okay, and what does this agent do? It helps us to see around. It helps us to see around. Very good, very nice. And chat box में मुझे एक आंसर मिला है from Shravani कि sir it is electromagnetic radiation. Very good, very good. Some technical words are following up. ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? स्वाति मिश्रा बोल रही है कि सर ये एक सोर्स है एनर्जी का। आई वुड अग्री टू दिस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट मेरा सवाल का जवाब तुमने दिया नहीं। क्या हम लोग लाइट को देख सकते हैं? कैन वी सी लाइट? क्या तुम में से किसी ने लाइट को देखा है? यस, हैव यू एवर सीन लाइट? क्या आपने कभी आज तक लाइट को देखा है? नो 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 नो, सब लोग का चैट बॉक्स में धाड़ 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 नो 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 आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। लाइट को हमने कभी भी देखा नहीं है गाइस। जैसे आयुषी बोल रही है कि सर लाइट नहीं दिखता, लाइट के वजह से चीजें दिखती हैं। दैट इज अ परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में अगर बोलूं तो डेफिनेशन बन जाता है दैट लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो यू आर सपोज टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है। अब जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन द मोमेंट आई स्विच ऑन, ठीक है, द मोमेंट आई स्विच द बल्ब ऑन, द लाइट्स ऑन, आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड। मुझे सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। तो बचपन से लेके अब तक नॉन टेक्निकल बेसिस पे लाइट मतलब क्या? तो लाइट मतलब हमको समझता है कि लाइट इज नथिंग बट ब्राइटनेस, लाइट इज नथिंग बट द कलर्स विच वी कैन सी। बट धीरे धीरे जब हम स्कूल में जब आए तो हमको मालूम पड़ा कि यार ये जो कलर है दुनिया में है बहुत सारे, बट हमें क्या नजर आता है? कैन यू कंप्लीट द सेंटेंस गाइस? क्या नजर आता है हमें? विबग्योर नजर आता है क्या नहीं? व्हाट वी कैन सी इज नथिंग बट विबग्योर, जिसका एक रेंज होता है। ठीक है, ये एक लगभग 3500 3050 नैनोमीटर से एक 6400 या 640 नैनोमीटर के रेंज का ये होता है। दिस इज अ रेंज विच वी फॉलो ऑलवेज। दिस इज व्हाट वी कैन सी, जिसको हम लोग इंद्रधनुष के रंग कहते हैं ना, सतरंगी। तो दिस इज व्हाट इज द विबग्योर स्टैंड्स फॉर। अब जब धीरे धीरे हम बड़े हुए तो हमको किसी ने समझाया कि भाई लाइट जो है ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एक रेडिएशन है। इट्स अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक है, कुछ पार्ट मैग्नेटिक है। तो जस्ट एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, यहाँ पे जो ब्लू कलर का डोमेन है दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो रेड कलर का जो डोमेन है
that represents magnetic field. एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट पार्ट हमें मिलता है लाइफ में, दैट इज नथिंग बट नोन एज EMW. ठीक है, ये BMW नहीं है रे, दिस इज EMW. व्हाट इज EMW स्टैंड्स फॉर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. समझे? तो दिस EMW स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो कोई भी तुमको आगे जाके पूछेगा 11th स्टैंडर्ड में कि लाइट क्या है, the very first thing you can say is, sir, it's an electromagnetic wave. Second thing you can say is, sir, it's a radiant form of energy. Third thing, it is something which itself is not visible but makes things visible. ये तुम्हारा लाइट को बहुत बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर देगा, तुम्हारे आंसर्स को भी, प्लस एज वेल एज एक काफी मैच्योर नोट पे तुम क्वेश्चन को एंड कर सकते हो. सॉर्टेड. इंट्रोडक्शन टू लाइट इज डन. अब लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हमने बचपन से सीखे हुए हैं. we have gone several properties of light, जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, जो हमने सीखा था, that is rectilinear propagation. सिंपल भाषा में बोलूं तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सोर्स से निकला, डेस्टिनेशन में जाने तक इट वुड ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन. कोई रुकावट आ गया, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा. तो ये याद रखना हमेशा. प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Property number 2, it obeys reflection. It shows reflection. If I keep a mirror, अगर एक लाइट ट्रैवल कर रहा है और मैंने एक मिरर रख दिया, तो लाइट रे ऊपर से आएगा, मिरर पे टकराएगा, एंड जिस एंगल पे वो टकराया था उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. डू यू एग्री विद दिस गाइस? एंड व्हाट इज दिस एंगल नोन एज? आई होप सबको याद है ये जो एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है, ये एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाट इज दिस एंगल नोन एज? इंसिडेंट एंगल. दिस इज इंसिडेंट एंगल, और वी कॉल इट सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये कौन सा एंगल है रे जो ये इससे बना रहे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Angle of reflection. So basically, according to the law of reflection, angle of incidence is always equals to angle of reflection. But guys, जब कभी भी तुम solve करते थे numerical, they never used to give you angle of incidence directly. आज तक कभी भी तुमको angle of incidence directly दिया ही नहीं है. But instead, they used to give you angle with respect to surface. वो बोलते थे कि light 25 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस मिला है, लाइट 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस मिला है, लाइट 70 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस मिला है. तो ये जो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस दिया जाता था, इसका भी एक नाम होता था. यू रिमेंबर दैट नेम? किसी को पता है क्या नाम होता था उसका? लेट मी add this knowledge to you. This was something which was the missing piece of puzzle. Theta G. Okay. Theta G is nothing but the angle made by incident ray with respect to surface. And theta G का जो नाम है, उसका नाम है glancing angle. हमेशा याद रखना, इंसिडेंट रे जो जमीन के साथ में एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलेंगे इट इज ग्लैंसिंग एंगल. एंड अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तुम बोलोगे सर ग्लैंसिंग एंगल तो हमारे कुछ काम का होता नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. So you can clearly see with the help of geometry कि I plus theta G कितना एंगल बना रहे रे? जरा देखो. 90. It is making 90 डिग्री. पक्का? तो I plus theta G is 90 डिग्री. Therefore तुमको अगर I चाहिए तो you can calculate it by doing 90 minus theta G. So this is something guys which is always going to help you up. तो अगर आपको क्वेश्चन में भी किधर दिख गया ग्लैंसिंग एंगल दिया है एंड दे आर हंटिंग फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेशक आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. फिलहाल एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेक्चर के एंड में इसको प्रॉपर्ली नोट करके रखना. अ वेरी न्यू टर्म कमिंग इनटू द पिक्चर. हाँ, ग्लैंसिंग एंगल इट इज, वी कॉल इट ग्लैंसिंग एंगल. डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट. बढ़ो आगे. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर? स्क्रीनशॉट डन? चलिए. Yes, sir. So this was property number 2, reflection. Property number 3 is refraction. ठीक है, कि अगर एक इंसिडेंट, अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बजाय अगर मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखा, जैसे कि ग्लास स्लैब ले लिया,
या वाटर हो गया। तो लाइट जब उसके ऊपर इंसिडेंट होएगा तो इट वोंट बाउंस बैक, इंस्टेड इट वुड बेंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम एंड इट वुड ट्रैवल अवे। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट था, इस चीज का क्या नाम दिया हम लोगों ने? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इधर पे जो आर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड देयर वाज अ लॉ व्हिच यूज्ड टू टेल दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is nothing but equals to sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction. कोई बता सकता है ये लॉ का नाम क्या है? Snell's law. Perfect, perfect. This is nothing but तुम्हारा Snell's law. तो तुम बोलोगे सर स्क्रीन पे तो थोड़ा जगह नजर आ रहा है, और हमने तो जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो 3 ही प्रॉपर्टीज थे, तो ये जो बाकी का स्पेस है और भी कोई प्रॉपर्टीज है क्या? तो उसका जवाब है हाँ। लाइट के टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज। उसमें से आपने स्कूल सेक्शन तक सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अब उसके आगे के 3 आपको पढ़ने हैं। तो कौन से 3 है? लेट मी रिवील इट टू यू। जो चौथा प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में, इट इज नोन एज पोलराइजेशन। वी कॉल इट पोलराइजेशन। लाइक लाइट एक रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो तुम एक सिंपल सा पोलराइजर यूज करके, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तुमने एक पोलराइजर यूज किया है मैंने, जिसकी वजह से क्या हो गया? वो फिल्टर हो गया। गेटिंग इट? फिल्टर हो गया। तो लाइट, गर्मी के मौसम में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज रोशनी होता है, धूप होता है, बहुत तेज धूप होता है। तो वो तेज धूप से बचने के लिए वी वेयर सनग्लासेस, है क्या नहीं? हम लोग सनग्लासेस वेयर करते हैं। तो बेसिकली सनग्लासेस आर पोलराइजर। वो क्या करेगा? अगर यहाँ पे सपोज से 40 इंटेंसिटी है, तो वो उसको 1/4 कर देगा, 10 कर देगा। तो मेरे आंखों को भी अच्छा लगता है, प्लस मुझे तकलीफ भी नहीं होता है। इसीलिए सनग्लासेस को कूलिंग ग्लासेस भी कहा जाता है। Why? It reduces the intensity and apparently makes you feel cold. Again, the eye section feels cool compared to the other section which exist. तो ये polarization light का चौथा प्रॉपर्टी है कि light waves can be polarized. Definitely they can be polarized. Then पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकता हूं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। आपके घर में एक बल्ब चल रहा है, एक एलईडी चालू है ऑलरेडी, यू हैव क्वाइट अ फ्यू नाइस अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, बट यू वांट टू हैव अ फोटो शूट। व्हाट यू डू? तुम बाकी के भी लाइट्स को ऑन कर देते हो। तो उससे क्या होता है? ऑलरेडी जो रोशनी है वो रोशनी और ज्यादा बढ़ जाता है। मीन्स व्हाट? लाइट अलग अलग सोर्सेस से आएगा तो दे कैन क्रिएट एन एडेड इफेक्ट। They can the waves can interfere, and the interfering waves can create a combined effect, which is going to be more. This effect is called as interference. ये चीज को हम interference कहते हैं। तुम देखो, तुम कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाओगे या कोई कपड़े के शोरूम में चले जाओगे, तो लाइन से सीरीज में धड़ाधड़ बल्ब चालू कर देते हैं लोग। रात में भी जाओगे तो दिन कर देते हैं लोग। तो दैट इज व्हाट इज इंटरफेरेंस। आईपीएल देखो, डे एंड नाइट मैचेस होते हैं। जो नाइट मैचेस जो होते हैं, वो जो बल्ब लगाए रहते हैं लाइन से, तुम देखो सब पूरा बल्ब 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 लगा के रखा रहता है। तो वो सभी बल्ब का एक कंबाइंड इफेक्ट जो हमें मिलता है, दैट इज व्हाट इज इंटरफेरेंस इफेक्ट। एंड द लास्ट वन, लाइट्स कैन क्रिएट शैडो। उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। बचपन में जब कभी भी लाइट चली जाती थी, हम लोग जब इन्वर्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे तो कैंडल वगैरह जला देते थे हम लोग। फिर वो कैंडल के सामने हाथ रख के कभी हम लोग कबूतर बनाते थे, कभी कौवा बनाते थे, कभी कुछ ना कुछ जरूर बना लेते थे। तो वो कैसे बनता था? तो जब कभी भी तुम्हें किसी सोर्स के सामने हाथ रख देते हो, तो जो सामने का जो स्क्रीन है जहां पे लाइट गिरने वाला है, वो इट क्रिएट्स अ शैडो। तो शैडो कैन बी ओनली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लाइट। इफ देयर इज नो लाइट, देयर कैन नॉट बी शैडो। याद रखना हमेशा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है। कभी भी सेशन के बीच में मैं पूछ सकता हूं, किसी को भी पूछ सकता हूं कि मुझे बता प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए आपको। मेक अ नोट ऑफ इट। क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है लाइट के। अब इसमें से हमको जो 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक था वो था प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर, दैट इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो वो हमने अच्छे से कर लिया है।
ठीक है, अब लाइट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, बट बिफोर वी मूव टू द एक्स्ट्रा जानकारी वी हैव, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि एक बहुत ही बड़े महान साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया है साइंस में। हर वो बच्चा जिसको साइंस डिफिकल्ट लगता है उसको भी ये इक्वेशन पता है। कैन यू गेस द इक्वेशन कि साइंस का ये कौन सा फॉर्मूला जो बहुत फेमस है, बहुत? व्हाट इज द इक्वेशन गाइस? आई कैन गिव यू एन हिंट कि दैट इक्वेशन वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता। कम ऑन। E equal to MC is equals to. Yes, yes. E is equals to mc square. This is one of the famous ever equations exist in our today's culture. इसमें ये E क्या था रे? What was this E? Energy. This E always stood for energy. Hey, what is this M stands for? Mass. M stands for mass. And what is this C stands for? What is this C stands for? हम सबको पता था कि E energy है, M mass है. This C over here stands for speed of light. अब तुम सोचोगे सर ये लाइट का स्पीड का क्या कनेक्शन है एनर्जी के साथ में? To summarize about it, light is one of the fastest thing we ever have in the universe. Light travels with the speed of, I hope you might be already knowing it, light travels with the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. ये लाइट का स्पीड है, अनअफेक्टेड। एक्चुअली में देखा जाए तो इट इज 2.998, बट वो 2.998 को हमने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया है, so it becomes 3 into 10 raised to 8 meter per second. Means what? What is the meaning of this? Means it is 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना मीटर एक सेकंड में ट्रैवल करता है। अब तुम बोलोगे सर हमको मीटर जमता नहीं है, तो इतना तो पता है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनेगा, तो ये हो जाएगा कुछ 30000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कितना नंबर है? ये 3 लाख है। मतलब लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रैवल करता है। मुझे बोलने को 4 सेकंड लग रहा है, वो एक सेकंड में इतना ट्रैवल करता है। जस्ट इमेजिन द टाइम वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर एंड द टाइम व्हिच इज राइट नाउ, लाइट कहां से कहां चला गया रहेगा। तो इट इज सच, इट्स हैविंग सच एन इनसेन स्पीड, इट ट्रैवल्स सो फास्ट, प्लस वी कैन नॉट सी इट। मतलब एक ऐसा टॉपिक हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं जो इनसेनली फास्ट है, which is invisible, but we know everything about it. That's the beauty of science. तो अगर मैं गाइस आपको एक टास्क दूं, अगर मैं कहूं कि हमारे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, if I tell you that the radius of earth is 6400 किलोमीटर and light का स्पीड 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड है, तो तुम मुझे बताओ कि कितना समय लगेगा लाइट को अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। ऐसे एक रफ एस्टिमेट बताओ, व्हाट डू यू थिंक? इससे 4 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, इससे 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, कितना लगेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? कितना समय लाइट को एक सरकमफरेंशियल चक्कर लगाने के लिए उसको टाइम लगेगा? हाँ जी बताइए, एनी गेसेस? ओके, एक आंसर मुझे मिला कि सर 2 मिनट लगेगा, एक आंसर मिला है कि सर 1 सेकेंड लगेगा। ओके, एक बहुत ही डिप्लोमेटिक सा आंसर मिला है मुझे, सर कपल ऑफ सेकेंड्स लगेंगे, कपल ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, द फैक्ट इज 1 सेकेंड भी नहीं लगता लाइट को अर्थ के अराउंड में घूमने के लिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगता। उल्टा लाइट 1 सेकेंड में 7.5 टाइम्स चक्कर लगाता है अर्थ का। यू कैन सी इट हियर इटसेल्फ। ये हमने यहाँ पे ग्लोब कंसिडर किया है एंड तुम देखोगे यहाँ पे लाइट जो है कितना तेज ट्रैवल कर रहा है, कितना तेज। गेटिंग इट? इट्स हैविंग एन इनसेन स्पीड। 1 सेकेंड में
7.5 टाइम्स, मतलब 7 चक्कर लगाने के बाद और आधा चक्कर भी लगा लिया है भैया उन्होंने. एंड नॉट जस्ट अबाउट अर्थ, इफ आई टॉक अबाउट इन रेस्पेक्ट विद मून, तो ये अर्थ और मून के बीच में का जो डिस्टेंस तुमको दिख रहा है यहाँ पे, द डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट लाइक 384,400, दैट इज 3,84,400 किलोमीटर. ये इतना मैसिव डिस्टेंस लाइट 1.255 सेकेंड्स, नॉट इवन 2 सेकेंड्स, 1.255 सेकेंड्स में कवर कर लेता है. तो ये इस तरीके से ट्रैवल करने वाला चीज के बारे में आज आप लोग पढ़ रहे हो, तो जरा उसके बारे में गहराई से नॉलेज ले लेते ताकि उसके एक एक राज हमारे पल्ले पड़ना शुरू हो जाए. तो द वेरी फर्स्ट एट्रीब्यूट जो आज का आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बुक में आपके हेडिंग होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड उसके नीचे हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, उसके नीचे जो आपको समझ में आएगा वो आप लिखो. अब हमने सुना था कि सर लाइट बेंड होता है, जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं वो बेंड होता है. इसकी वजह से हम लोग बहुत बार स्विमिंग पूल में उड़ी मार दिए और उसके बाद स्ट्रगल करके कैसे कैसे जान बचा के बाहर आए हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो गहराई है वो कभी हमको असलियत में नजर आता ही नहीं है, हमको हमेशा वो थोड़ा कम नजर आता है. We see the apparent depth of the swimming pool, we never see the reality until and unless we jump into the swimming pool. है क्या नहीं? There was a time, there was long back when we used to go for picnics, when we used to go for vacations, and उस होटल का सबसे बड़ा चार्म उसका स्विमिंग पूल होता था. और जोश जोश में जब हम जाते थे तो वहां पे 2 सेक्शन होते थे, एक बच्चों के लिए होता था और एक बड़ों के लिए होता था. और हमने कभी अपने आप को बच्चा समझा ही नहीं, राइट? हम तो समझते थे कि हम बड़े हो गए. तो स्विमिंग पूल में दिखता था हमको लिखा है वहां पे 7 फीट, और हम ठहरे 5.5 फीट के आसपास. हमको लगता था कि अरे गलत लिख दिया है 7 फीट, कुछ भी, मेरे को तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है मेरे कमर तक ही पानी आएगा. तो जैसे आप मारते थे उस पे उड़ी, आपको एहसास होता था कि आपका पैर जो है वो अंदर जाते जा रहे, और इतना अंदर चला गया कि 2 फुट पानी आपके सर के ऊपर है अभी. तब तुमको एहसास होता था कि भाई ये लाइट जो है ये खेल गया तुम्हारे साथ. गेटिंग इट? ये तुमको ऊपर से कुछ और नजारा दिखा रहा है और असलियत में अंदर कुछ और ही है. द सेम थिंग हैपेंस टू अस व्हेन वी हैव अ लुक एट अ फिश इन द स्विमिंग पूल. ये जो समंदर किनारे ये जो चिड़िया वगैरह घूमते हैं ना, तुमने सुना रहेगा, स्वान घूमते हैं, किंगफिशर घूमते हैं, इनके साथ तो भाई रोज खेलता है लाइट, रोज खेलता है इनके साथ. उनको ऐसा मछली ऊपर ऊपर दिखाता है वो, और ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रहते. तो जैसे उनको सूरज की किरणों में मछली ऊपर ऊपर दिखा, फुल फ्लाइट भर के आते, और जैसे गए पानी के अंदर मालूम पड़ा मछली उधर है ही नहीं, मछली तो और नीचे है. तो मछली भाई साहब तो खुश होके भाग जाते, किंगफिशर का पोपट हो जाता है. बट किंगफिशर चालाक है, अगली बार उसको जहां पे दिखता है जिस डेप्थ पे, वो रुकता ही नहीं, अंदर जाने के बाद वो और अंदर जाता है और मछली को पकड़ के बाहर आता है. सो दिस इज द लेसन taught by light to the nature. So this is something which we are supposed to calculate and understand. तो ये ऐसा डेप्थ चेंज क्यों होता है, अपैरेंट डेप्थ क्यों नजर आता है, तो इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब लाइट बेंड क्यों होता है, ये सवाल काफी बार बच्चे पूछते हैं, बट उनको उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला रहता है, क्योंकि एक मेच्योरिटी नहीं आया रहता है. बट अभी आफ्टर अटेम्प्टिंग 10th you got the maturity to understand कि why does light bends. तो let me tell you, light का जो traveling है, it follows a rule that time should be constant. Time has to be constant. ये light का traveling का rule है. कुछ भी हो जाए वक्त बदलना नहीं चाहिए, मीडियम में ट्रैवल करने वाला वक्त बदलना नहीं चाहिए. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मीडियम बना रहा हूँ, ठीक है, let me draw the medium for you. तो ये सपोज मेरा एक मीडियम है यहाँ पे, देन यहाँ पे एक और मीडियम है, देन यहाँ पे एक और मीडियम है. तो दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 3. ओके, लेट्स से मीडियम 1 इज एयर. लेट्स से मीडियम 1 इज एयर. तो हवा में लाइट ने ट्रैवल किया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लाइट ने ट्रैवल किया एयर में, एंड लेट अस से कि उसने कुछ 4 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकेंड में. अब
लाइट का स्पीड जो है, लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कैसे करता है, लेट मी टेल यू। हैव यू एवर प्लेड पासिंग द पार्सल? आपने गेम खेला है क्या पासिंग द पार्सल वाला, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, और वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा म्यूजिक बजते रहता है और वो ऐसे एक पिलो को यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे से ट्रांसफर करते रहते हैं। म्यूजिक स्टॉप हो गया तो जिसके हाथ में पिलो रहेगा वो फंस जाता था। ये एक हमारा न्यू ईयर के टाइम का या कोई फंक्शन के टाइम का फेमस गेम होता था, म्यूजिकल चेयर के जैसा गेम होता है ये। तो पासिंग द पार्सल में जिस तरीके से वो पिलो को पहले वाला पकड़ता है, फिर दूसरे वाले की तरफ फेंकता है, फिर पकड़ता है, दूसरे वाले की तरफ फेंकता है, लाइट भी कुछ इसी तरह से ट्रैवल करता है। ये मेरे पार्टिकल्स है मीडियम के। तो लाइट आके इसके ऊपर गिरा तो लाइट पहले पार्टिकल 1 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर थ्रो करेगा, फिर पार्टिकल 2 उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर थ्रो करेगा। मतलब जितना कम पार्टिकल रहेगा उतना जल्दी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जितना ज्यादा पार्टिकल रहेगा उतना उसको टाइम लगेगा। क्योंकि ऑब्वियसली पिलो अगर पहला वाला डायरेक्टली इसको फेंकता है तो वो सेम डिस्टेंस पिलो कम टाइम में ट्रैवल करेगा ना। लोगों से बांटने से ज्यादा अच्छा डायरेक्टली फेंक दे, वही डिस्टेंस कम टाइम में कवर होएगा। तो यहाँ पे अगर उस पिलो को ट्रैवल करने को 1 सेकंड लगा तो यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लग रहा है। सेम डिस्टेंस को टाइम जब ज्यादा लगता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है। इसीलिए ये कहावत है कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है और बाकी मीडियम में कम। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं है, देयर इज नथिंग इन वैक्यूम। एयर में बहुत कम पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ग्लिसरीन में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ग्लास में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे लाइट को ट्रैवल करने को टाइम लगता है। तो लाइट क्या करता है, शॉर्टकट मारता है। ठीक है, तुम बोलेगा सर शॉर्टकट क्यों मारता है? ताकि वो टाइम को कांस्टेंट रख पाए। लाइट की जगह पे तुम भी होते ना, तुम भी वही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। तो तुमको मैंने बोला कि तुम रोज स्कूल पे टाइम पे पहुंचो, एंड तुमको तुम्हारे स्कूल पे जाने के लिए यहां से लेके यहां जाने के लिए तुमको लगता है 3 मिनट, फिर यहां से लेके यहां जाने के लिए तुमको लगता है 4 मिनट। मतलब टोटल टाइम तुमको रोज 7 मिनट का लगता है। अब एक दिन ऐसा हो गया कि तुम हो गए 2 मिनट लेट। ठीक है, कुछ तो हो गया, तुमको 2 मिनट लेट हो गया, बट अभी तुमको स्कूल टाइम पे पहुंचना है। तो गाइस टेल मी, क्या तुम लंबा रास्ता फॉलो करोगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट? यू वोंट बी फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट पाथ। इंस्टेड व्हाट यू वुड बी फॉलोइंग? आप क्या करोगे इंस्टेड? यू वुड बी गोइंग थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। आप हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल को ढूंढोगे। एंड मुझे बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे पॉसिबल है? ये वाले डायग्राम में शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल कैसे है? इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? इफ यू सी द हाइपोटेनियस ओवर हियर इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जो 5 मीटर का बनेगा। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? 3 4 5 ट्राइंगल। तो यहाँ पे 3 4 7 मीटर ट्रैवल करने के बजाय मैं 5 मीटर ट्रैवल करेगा और सेम टाइम पे पहुंच जाऊंगा। लाइट भाई साहब भी वही बोलते हैं कि भैया अगर मैं स्लो तरीके से यहाँ पे ऐसे ही चला गया बिना डायरेक्शन बदले तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे को 2 सेकंड नहीं, मेरे को यहाँ पे 3.5 सेकंड लगेगा। गेटिंग इट? मुझे 3.5 सेकंड लगेगा, एंड 3.5 सेकंड मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि मुझे टाइम कांस्टेंट रखना है। तो इंस्टेड लाइट क्या करता है, लाइट अपना रास्ते को शॉर्ट कर देता है, वो बेंड कर देता है अपने आप को, ताकि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे। समझा? और गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा स्कूल किसी दिन आधा घंटा जल्दी छूट गया या 1 घंटा जल्दी छूट गया, तो तुम घर पे टाइम पे आओगे क्या? मोस्ट प्रोबेबली तो सिर्फ नहीं आएंगे, ठीक है? नहीं आए भी नहीं है सर। मोस्ट प्रोबेबली क्या, हम लोग कभी आए ही नहीं है, क्योंकि घर पे 2 बजे आने का टाइम होता है ना स्कूल से। स्कूल ने अगर 1 बजे छोड़ दिया तो मैं ऐसे स्कूल के पीछे से गार्डन होते हुए, ऐसे जॉगिंग ट्रैक से होते हुए, दोस्त के घर से होते हुए मेरे घर पे आऊंगा। तो जब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा होता है और तुमको सेम टाइम पे पहुंचा, तो तुम क्या करते हो? लंबा रास्ता चूज करते हो। लाइट भी वही करता है।
जब सपोज यहाँ पे मीडियम 3 में पार्टिकल्स कम है तो लाइट क्या करेगा, वो सीधा रास्ता नहीं अपनाएगा, वो ये वाला रास्ता नहीं अपनाएगा, तभी वो क्या करेगा, वो बेंड होएगा और वो लंबा रास्ता अपनाएगा। समझो, समझ रहे हो बात को? तो ये असलियत है लाइट के बेंड होने के पीछे, ये कहानी है लाइट के बेंड होने के पीछे, कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता चूज करता है सिचुएशन के हिसाब से, एंड अगर सिचुएशन में टाइम बहुत ज्यादा है तो वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस चूज करेगा। तो इसको अगर हमें समराइज करना है तो इसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि whenever light is going to travel from rarer medium to denser medium, it is going to bend towards the normal, and whenever light is going to travel from denser medium to rarer medium, it is going to bend away from the normal. तो कैसे मालूम पड़ेगा रेयर की डेंसर है? आपको मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखनी पड़ेगी। यू सपोज टू रिमेंबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पार्टिकल्स और मीडियम्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ फेमस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से इसमें से? एयर बहुत फेमस है, वाटर, ग्लास एंड डायमंड, ये 4 चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा फेमस है और ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं हमेशा। तो हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना अभी के अभी, एंड बाद में इसको नोट डाउन करना। बाय हार्ट भी होना चाहिए कि भाई एयर का 1 है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4। ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर है, 3 डिजिट नहीं याद रहा तो भी उसका फर्स्ट डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट तो याद रखना ही रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा उतने में। ठीक है, एंड जो मेन सबक हमने सीखा यहां से कि whenever light is going to travel from rarer to denser, ठीक है, it would bend towards the normal, and whenever it is going to travel from denser to rarer, it is going to bend away from the normal. एंड कैसे मालूम पड़ेगा रेयर की डेंसर है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर। फिट दिमाग के अंदर प्रॉपरली? ये इंफॉर्मेशन का भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो सके तो लिख के रखना, इट्स नॉट अ बिग डील टू राइट इट डाउन। ठीक है, 2 ही लाइन है। अब बिफोर आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक, मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने उसके बारे में कभी सुना है क्या? द नेम ऑफ द टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुना है तुमने? सुना है? कुछ सुना है? क्या सुना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कौन सा एप्लीकेशन सुना है तुमने? कहाँ देखने को मिलता है हमको? किधर पे देखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ओके, रेणुका बोल रही है कि सर रेनबो में वही होता है। वेरी गुड, बराबर, रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। और कहां पे देखा है? क्या लिखा है ये? वाटर ड्रॉपलेट्स में। यस, परफेक्ट। जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे एक्ट लाइक प्रिज्म। तो प्रिज्म जैसा एक्ट करते हैं, तो रेनबो में वही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। वो वाटर ड्रॉपलेट से लाइट गुजर के रेनबो स्ट्रक्चर बनाता है। परफेक्ट। लेट मी गिव यू सम सुपीरियर एग्जाम्पल्स जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है इनसाइड वाटर, जो आपने बताया। परफेक्ट, लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, बट बिफोर आई टेल यू द एप्लीकेशंस ऑफ इट, जिन बच्चों को थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है या जो बच्चे नहीं समझ पाए उसको अच्छे से, उनको एक शॉर्ट में समराइज कर देता हूं कि भाई ये है क्या चीज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में वी कॉल इट TIR। ठीक है, नहीं प्यार से उसको हम लोग TIR करके बुलाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना व्हिच इज ओनली सीन, इट इज ओनली सीन व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। समझा? रेयर टू डेंसर में नहीं होता है, ये कंडीशनल चीज है कि भाई साहब ये आपको सिर्फ डेंसर से रेयर जाते वक्त ही नजर आएंगे, रेयर से डेंसर में आते वक्त ये नजर नहीं आएगा। क्या होता है ऐसे? तो जो प्रॉपर्टी हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि भाई लाइट जो है डेंसर से रेयर जब कभी भी जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट चला जाएगा, बट अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ, तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उससे ज्यादा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, तो इट वुड बेंड अवे।
If you increase the angle of incidence further, the angle of refraction would also increase further. ऐसे इंक्रीज करते करते एक ऐसा खतरनाक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है जहां पे लाइट ना तो एयर में जाता है ना तो वापस ग्लास में आता है. इंस्टेड इट ग्रेजेस टू द सरफेस. इंस्टेड ऑफ दैट वो सरफेस से रगड़ता हुआ और सरफेस को चीरता हुआ उसके ऊपर से पास होता है. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. गेटिंग इट? ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और अगर तुमने तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा भी बढ़ाया, थोड़ा भी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तुमने 45.01 भी किया ना, it would totally reflect back inside the same medium. This phenomena where light ray bounces back to the same medium is actually known as total internal reflection, because the light totally bounces back. ऐसा भी नहीं कि partially बाहर गया, पूरा का पूरा अंदर. तो ये चीज को जब हम लोगों ने जाना तो हमने इसके किए बड़े बड़े तगड़े एप्लीकेशंस. ये जो डायमंड्स आज इतना लोगों को पसंद है कि नहीं? आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी में डायमंड्स बहुत पसंद है. क्यों? शुभ होता है ऐसा सब कुछ भी नहीं है. चमक, द ग्लो इट क्रिएट्स, द स्पार्कलिंग इफेक्ट इट क्रिएट्स. स्टार्स भी हमको रात को देखने को यही इसलिए मजा आता है ना, क्योंकि स्टार्स ट्विंकल. बट ये मजा तुमको चांद पे जाने के बाद नहीं आएगा, ना मार्स पे जाने के बाद आएगा. ये मजा तुमको सिर्फ अर्थ के अंदर से आ सकता है. क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर वेरियस लेयर्स का बना हुआ है. ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर. ये अलग अलग स्फीयर्स के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं. एंड जस्ट बिकॉज इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ये बेंड 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 होके जाता है. और जब बहुत तेजी से बेंड होते हुए आता है तो ऐसा हमको लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है. जबकि तुम चांद से देखोगे तो तुमको तारा एकदम कांस्टेंट नजर आएगा. इट वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बेंडिंग और एनी काइंड ऑफ स्पार्कल इन इट. इट वुड बी कांस्टेंट ब्राइटनेस. समझे? तो वो काइंड ऑफ ब्राइटनेस, वैसा ही ब्राइटनेस हम लोग डायमंड में ऑब्टेन करते हैं यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कैसे करते हैं ऑब्टेन? क्या प्रोसेस है उसके पीछे? चलिए उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस दिखाता हूं आपको मैं. बट बिफोर दैट, स्कूल का एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, मिराज है क्या नहीं? ये मिराज कहाँ देखने को मिलता है? मतलब ऐसे कभी कल्याण में देखा कि किसी ने मिराज को? नहीं ना. ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक. हाँ, यस यस यस, वेरी गुड मंथन सर. ये डेजर्टेड कंडीशंस में होता है. क्यों होता है? क्योंकि सर उधर पे ना जो रेती होती है, वो रेत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो जाते हैं वहां पे. क्योंकि जनरली जो हवा ठंडी होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और जो हवा गर्म होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. क्यों ऐसे? क्योंकि जो हवा ठंडी होती है उसमें कंडेंसेशन होता है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है. और जो हवा वार्म होता है वो ड्राई होता है, उधर कोई भी नहीं होता, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नारियल का झाड़ किस तरीके से ट्रैवल करके बेंड हो गया. I would explain you this thing, but let me add something to your knowledge. जिस तरीके से आप गर्म इलाके में जाते हो या डेजर्टेड एरिया में जाते हो तो आपको मिराज नजर आता है. Same thing would happen if you go around cold regions, like Antarctica वगैरह चले गए आप, तो वहां पे आपको सुपीरियर मिराज नजर आएगा. सुपीरियर मिराज. अब तुम बोलेगे सर ये क्या नया है? Superior mirage exists where the lower surface is cold and the upper surface is hot. जैसे कि जस्ट मॉर्निंग सनराइज हुआ है तो जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म रहेगा, और जो नीचे है वो बर्फ की वजह से या बहुत ही ठंडे पानी की वजह से वो बहुत कोल्ड रहता है. तो वहां पे आपको ऐसा सब नजर आता है. तो वहां पे आप जब बहुत दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा ये शिप का उल्टा लूमिंग इमेज नजर आता है. उल्टा उल्टा नजर आता है वहां पे. तो how does this happen, or what is the process of it? Let me tell you in brief. Let me explain you this part, because this is what is very important.
डेजर्टेड रीजन में जब कभी भी हम लोग एक ऐसा कोकोनट ट्री वगैरह देखते हैं ट्रैवल करने के टाइम पे, बहुत दूर से, नजदीक से नहीं, काफी दूर से, तो वो कोकोनट ट्री का एक ऐसा अपसाइड डाउन इमेज हमको नजर आता है. वी ऑलवेज सी एन अपसाइड डाउन इमेज. तो वो अपसाइड डाउन इमेज जब नजर आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे पानी रहेगा, पानी उधर ना पानी रहेगा, इसलिए उसका उल्टा इमेज मुझे नजर आ रहा है. अब ये हमारे दिमाग में किसने डाला? ताजमहल. बचपन से हम लोग ताजमहल के फोटोज देख रहे हैं ना, अपसाइड डाउन, नीचे पानी है करके, बट वहां पे पानी नहीं होता. तो ये धोखा जो होता है इसको हम मिराज कहते हैं. तो ये धोखा होता क्यों है? क्योंकि सन से जब लाइट कोकोनट ट्री पे गिरता है तो लाइट सीधा जमीन पे गिरने के बजाय, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फॉलिंग डाउन, वो अलग अलग हवा का टेम्परेचर होने की वजह से वो बेंड होते होते जाता है. एंड अल्टीमेटली रेत के नीचे का जो, रेत के जस्ट ऊपर का जो हवा का सरफेस होता है वहां पे वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना हवा, तो वहां से वो क्या होता है, बेंड होके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों पे आता है. तो यू वुड सी ये जो रेड कलर का लाइन है ये यहाँ पे मीट हुआ और तुम देखो ना रे मेरा टोटली रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में आ रहा है. अब मेरे आंखों को क्या पता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट. तो मेरा आंख एक स्ट्रेट लाइन में ब्रेन में प्रोसेसिंग करता है और वो स्ट्रेट लाइन मुझे कोकोनट का एक फ्लिप इमेज दिखाता है. तो ये जो हैलुसिनेशन होता है, मुझे लगता है कि वहां पे पानी मौजूद है, इसलिए मुझे कोकोनट का प्रतिबिंब नजर आ रहा है. फिर जब मैं भाग भाग के जाता हूं और भाग भाग के मैं कोकोनट ट्री के पास गया तो वहां पे ना तो पानी रहता है ना कोकोनट का फ्लिप इमेज रहता है. समझ में आया? ये सेम चीज हमको हॉट समर में जो हॉट टार रोड है वहां पे भी ये सेम चीज नजर आता है. तुम देखोगे ऐसा तुमको वो रोड के ऊपर सब पानी का ऐसा वेपर्स निकलते हुए नजर आते हैं, या वो ऐसा थोड़ा सा शेकी सा इमेज नजर आता है, जबकि सब कुछ उधर पे सेम ही रहता है. नजदीक जाने के बाद, दूर से देखने के तक जो दिखा वो नजदीक जाने के बाद दिखता नहीं है. क्लियर? So that was first thing. The second one is sparkling of diamonds. कि how diamonds sparkle. तो भाई इसके पीछे पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. ये जो जितने महंगे महंगे डायमंड्स है ऑलमोस्ट सबका जो क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री के आसपास होता है. हर एक का जो क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री के आसपास ही होता है. एंड डायमंड्स का जो लोअर साइड है, लोअर साइड को हम लोग कभी ऐसा शाइनी रखते नहीं, क्योंकि नीचे तो कुछ दिखता नहीं, जो भी दिखने वाले ऊपर दिखने वाले. इसीलिए हम लोग ऐसे कट करते हैं कि एक बार लाइट अंदर गया तो ट्रैप हो जाना चाहिए. आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक रे ऑफ लाइट छोड़ा और रे ऑफ लाइट टैप होके मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब बार बार इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, देन इट फाइंड्स अ वे आउट. बट जिधर जिधर वो टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ वहां पे वो लुमिनेसेंस क्रिएट करेगा. गेटिंग इट? जिधर जिधर से वो रिफ्लेक्ट बैक होना गाइस, वहां पे वो चमक क्रिएट कर देगा. And that chamak is costing us so much of money because diamond जितना लाइट अंदर लेता है उतना लाइट को बाहर फेंकता है, बट वो मल्टीपल टाइम्स जब अंदर उसको बाउंस बैक कराता है तो वो ग्लो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसको उतना प्रिसाइसली काटना पड़ता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. समझे? पक्का? हाँ, अब मैं इसको लेके जा रहा हूं अगले लेवल पे. क्या हमने लाइट को यूज करके सिर्फ डायमंड्स बनाए? क्या हमने लाइट को यूज करके सिर्फ बल्ब्स बनाए? तो नहीं, हमने लाइट को मैनिपुलेट करके एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट के सहारे एक अलग लेवल के इंजीनियरिंग पे लेके चले गए हम. दोस थिंग्स आर कॉल्ड एज लेंसेस. ठीक है, लेंस सबने अपने जिंदगी में बहुत जगह पे देखा रहेगा. ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. इफ आई आस्क यू कि भाई लेंस का एप्लीकेशन क्या है, वुड यू बी एबल टू नेम अ फ्यू? कहां पे लेंस का यूज देखा है गाइस आपने? कैन यू टेल मी कहां पे लेंस को देखा है? फोन कैमरा. Spectacles. Okay, very good. Specs have lenses. I totally agree. कैमरा, अक्षय बोल रही है सर कैमरा में होता है. हाँ, या मनोज का कहना है कि सर टेलीस्कोप में होता है. बालाजी बोल रहे हैं, हेमल बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप. ओके, कार के मिरर में होता है. परफेक्ट, वेरी गुड. टू मेनी आंसर्स. मीन्स यू हैव एन आइडिया कि भाई लेंस जो है ये बहुत सारी जगह पे सर ऑलरेडी यूज हो चुका है. बट व्हाट इज लेंस? इफ समवन आस्क
व्हाट इज लेंस, ठीक है। तो हम उसका यूजेस तो बता दे रहे हैं, जैसे कि तुमने बोला सर कॉन्टैक्ट लेंस में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है कि नहीं, इतने सारे टेलीस्कोप वगैरह जो हम लोग देखते हैं सर, चांद सितारे सब मालूम पड़ता है हमको, वो सब लेंस के कॉम्बिनेशन की ही एप्लीकेशंस है। बट if someone asks you that what do you mean by lens, you should be able to tell some line about it which defines it or which portrays कि ये है क्या चीज। जैसे कि तुम जाते हो, सपोज तुम्हारा कभी घड़ी में सेल खत्म हो गया, तो जो सेल डालने के लिए जो तुम घड़ी वाले के पास जाते हो, उसने उसके आंखों में कुछ तो लगा के रखा रहता है ऐसे, है क्या नहीं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। इट वर्क्स एज अ, इट सिंपली डज द जॉब ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है क्या नहीं। वो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है। वो क्या करता है, जो भी चीज तुम देख पा रहे हो उसको वो मैग्नीफाई करके देता है। जब ऐसा कुछ सीक्रेट बुक वगैरह हम पढ़ते हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा फॉन्ट में लिखा रहता है, वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको एनहांस करके दिखाता है। तो भाई ये लेंस है क्या चीज, भाई क्या गजब चीज है ये। तो वी डिफाइन लेंस एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, करेंगे, इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम और इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bounded by two surfaces, हमेशा, हाँ हमेशा मैंडेटरी पॉइंट कि कोई भी लेंस हमेशा दो सरफेस से बनेगा, उसमें से एक सरफेस कंपलसरी स्पेरिकल होना चाहिए, दूसरा तुम्हारा मर्जी, दूसरा तुम्हारा मर्जी। मतलब दो सरफेस में एक सरफेस को मैं स्पेरिकल रख रहा हूं, दूसरा मैं प्लेन भी रख सकता हूं, समझ रहे हो। तो ऐसे दो फेमस लेंस हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एक है कॉन्वर्जिंग लेंस और एक है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जब कभी भी लाइट गिरता है तो वो उसको कॉन्वर्ज करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जब कभी भी उसके ऊपर लाइट गिरता है वो उसको डाइवर्ज करता है, दूर फेंकता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसको कॉन्वेक्स क्यों नाम पड़ा, कॉन एज इन कर्व, गेटिंग इट, वेक्स मतलब जो आउटसाइड बल्ज होता है। तो तुम देखोगे ये कॉन्वेक्स थोड़ा सा सब बाहर की तरफ बल्ज होता है, बाहर की तरफ, ठीक है, इसलिए कर्व आउटवर्ड्स उसका नाम कॉन्वेक्स करके पड़ा है। कॉनकेव, ठीक, केव एज इन अंदर की तरफ जाना, बल्ज इन होना, इनवर्ड्स जाना, तो इसलिए इसका नाम कॉनकेव पड़ा, क्योंकि ये लेंस जो है हमेशा अंदर की तरफ जाता है। तो ये दो लेंस, ये मैंने आपको बोला ये दो इंपॉर्टेंट लेंस है। लेंस के एक्चुअली में बहुत सारे टाइप्स हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लेंस, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी है सिंपल लेंसेस, दूसरा है कंपाउंड लेंसेस। कंपाउंड लेंस वो जो हम टेलीस्कोप में यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे सिंपल लेंसेस यूज किए रहते हैं। एंड सिंपल लेंस वो जो अपने आप में खुद ही एक लेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेस हैं, एक स्पेरिकल, दूसरा कैन बी स्पेरिकल और इट कैन बी प्लेन। तो ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्रिएट किया है, इसका कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, कि इसको यूज करके मैं कितने सारे, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज जो मैं इनको यूज करके कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, कितने, 1 2 3 4 5, तो उसका जवाब है 6। आई कैन मेक यूज ऑफ 6 lenses in my life and these are those 6 lenses। सबसे पहला, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, that is to your left, it is biconvex। बाइकॉन्वेक्स मतलब दो कॉन्वेक्स सरफेस यूज किया, दो कॉन्वेक्स सरफेस, तो वो बाइकॉन्वेक्स कहलाता है। टू योर एक्सट्रीम राइट यू कैन सी दो कॉन्केव सरफेस यूज किया मैंने, तो उसको बाइकॉन्केव कहते हैं हम लोग। तो बाइकॉन्वेक्स को ही हम लोग एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और बाइकॉन्केव को ही हम लोग कॉन्केव लेंस कहते हैं। अब इसके अलावा अगर मैंने एक स्पेरिकल कॉन्वेक्स लिया और एक प्लेन सरफेस लिया, प्लेन, तो प्लेनो कॉन्वेक्स उसका नाम पड़ा। लाइकवाइज प्लेनो कॉन्केव, एक प्लेन और एक कॉन्केव, ठीक है, तो ये उसका कॉम्बिनेशन है। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे अगर दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लिए तो वो पॉजिटिव मेनिस्कस का बन जाएगा, और दोनों के दोनों कॉन्केव लिए तो वो नेगेटिव मेनिस्कस का बन जाएगा। तो इनका नाम हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉन्केव ऐसे नाम रख देते हैं हम लोग इसका। बट जनरली ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है जितना ज्यादा ये एक्सट्रीम्स यूज होते हैं। यूज तो सबका है, हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने देखा रहेगा जब कभी भी आप नेहरू साइंस सेंटर वगैरह चले जाते हो तो यू सी एक आईने के सामने खड़े रहते हो, सडनली लंबे हो जाते हो, एक आईने के सामने सडनली छोटे हो जाते हो,
एक आईने के सामने मोटे हो जाते हो, एक आईने के सामने पतले हो जाते हो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है जिसको हम मिरर्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दे शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। बट दिस इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज वी ऑलरेडी हैव। जैसे तुमने कहा सर लेंसेज को यूज करके तो हमने बहुत सारी चीजें बनाए, बट एक सबसे बेहतरीन चीज जो हमने डिजाइन किया वो है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स which we have made. This is one of the most important thing because हमारे इंसान मतलब जितने भी इंसान है, कोई भी इंसान ले लो, किसी भी इंसान को ले लो, किसी भी इंसान में सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज है तो उसकी आंखें होती है। Getting it? The eyes are the beauty which we carry. And वक्त के साथ हमको ये भी समझ में आता है कि भाई ये आंख सबसे ज्यादा डेलिकेट चीज है हमारे पूरे बॉडी पार्ट का। तो विथ टाइम उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो ही जाता है। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो तो बहुत पॉपुलरली बच्चों को पढ़ाया जाता है, इवन स्कूल सेक्शन में तुमने भी पढ़ा था। व्हाट आर द टू इफ डिफेक्ट्स के नाम क्या थे वो? Nearsightedness and farsightedness. यस, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मायोपिया, है क्या नहीं? हाइपरमेट्रोपिया को काफी लोग हाइपेरोपिया करके भी कहते हैं। इट्स अ टेक्निकल नेम। हाइपरमेट्रोपिया का ही उसका एक और नाम है हाइपेरोपिया। तो इवन वी वुड बी कॉलिंग इट हाइपेरोपिया बिकॉज मेडिकली इट इज वेरी करेक्ट। ओके, तो द टू आई डिफेक्ट्स व्हिच वी most commonly face or see in today's world is myopia and hyperopia. अब ये जो दो कॉमन इफेक्ट है जो हम लोग को देखने मिलता है, ये जो चीज हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इसको कैसे करेक्ट करें या ये होता क्यों है, इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, और वो एमसीक्यूज हम तभी क्रैक कर पाते हैं जब हमको इसका इन डेप्थ नॉलेज होता है। तो लेट अस हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट मोस्ट कॉमन myopia. So what happens when we go through a myopic eye? ठीक है, ऐसा क्या होता है हमारे आंखों में? तो जनरली जो हमारा आंखों का नॉर्मल जो फंक्शनिंग तरीका है वो ऐसा होता है कि लाइट हमारे कॉर्निया पे गिरता है। ये कॉर्निया इज नथिंग बट अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। वो उसको कॉन्वर्ज करता है, और वो जहां पे कॉन्वर्ज करता है उस जगह का एक स्पेशल नाम है। ठीक है, ये जहां पे कॉन्वर्ज कर रहा है उसका एक बहुत स्पेशल नाम है। वी कॉल इट रेटिना, है क्या? Some people call it retina. तुमको जो बोलना है बोलो, ठीक है। बट ये जगह एक ऐसा जगह है जहां पे लाइट अगर आया तो मुझे सब कुछ क्लियरली नजर आएगा। एंड विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंस, कोई चीजें नजदीक होती है, कोई चीजें दूर होती है, तो हमारा लेंस जो है वो उसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू एडजस्ट दिस फोकल लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझा? तो यहां पे मायोपिया में, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, इसमें होता क्या है? अब तुमको दिखेगा सामने एक चम्मच रखा हुआ है, और वो चम्मच को मैं दूर लेके जाऊं तो ब्लर हो रहा है। चम्मच जब नजदीक था तो आई वॉज हैविंग अ क्रिस्टल क्लियर इमेज ऑफ इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो रेस थे वो प्रॉपरली रेटिना पे कॉन्वर्ज हो रहे थे। लेकिन उस चम्मच को अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं तो वो ब्लर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूर से आने वाले रेज हैं वो मेरे रेटिना पे कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है, इंस्टेड वो रेटिना के थोड़े आगे कॉन्वर्ज हो रहा है। देयर इज अ गैप इन द आई। अब तुम बोलोगे सर कॉर्निया को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कैसे कॉन्वर्ज करना है? नहीं भाई साहब, कॉर्निया का गलती नहीं है। गेटिंग इट? गलती तुम्हारे आंखों के अंदर के स्ट्रक्चर को हो गया है। तुम देखोगे लेफ्ट साइड में तुम्हारा आंख पहले छोटा था, मायोपिया में क्या हो जाता है, तुम्हारा आंख का जो डिस्टेंस है, गेटिंग इट, जो तुम्हारा कॉर्निया से लेके रेटिना का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ गया। वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो जैसे पहले काम कर रहा था और तुमको दिख रहा था, अभी दिख नहीं रहा है। तो बच्चा बोलता है सर मतलब अभी गया क्या, अभी कभी दिखेगा नहीं क्या बराबर से? तो उसका जवाब ना है। यू कैन अगेन सी थिंग्स वेरी नॉर्मली। देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। द सॉल्यूशन इज यूज अ डाइवर्जिंग लेंस। यूज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा? जो रेज निकलेंगे उसको वो दूर फेंकेगा, और दूर फेंकने के बाद जो रेज कॉन्वर्ज होंगे दे वुड ऑटोमेटिकली रीच द रेटिना। तो डाइवर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस होता है गाइस? इट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑलवेज। समझा? तो मायोपिया को ठीक करने का इलाज समझ में आया आपको? क्या यूज करने का? हमेशा
कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, समझा? तो अभी कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, लेकिन हर एक का आंखों का तो अलग अलग होएगा ना रे पैरामीटर, ठीक है नहीं? सबके आंखों में वो अलग अलग बनेगा। तो वो कॉनकेव लेंस किसी को नजदीक किसी को दूर पिनाने से अच्छा उसके आंखों के पावर ऑफ अकोमोडेशन के हिसाब से करना चाहिए ना। तो वो पावर का क्या फॉर्मूला होता है रे? किसी को याद है? बचपन में सिखाया था पावर। हाँ, पावर गाइस, पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये हमेशा याद रखना। एंड पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट है, किसी को याद है? बचपन से हम लोग ऑप्टिशियन के पास जा रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। डायोप्टर मतलब क्या? ये जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे को नंबर है, मेरा नंबर, तो हम लोग जनरली पूछते हैं नंबर कितना है, वो बोलता है 1.25 नंबर है। तेरा नंबर कितना है? अरे मेरा नंबर कम है, मेरा नंबर 0.5 है। 0.5 क्या? किलोमीटर? 0.5 केजी? 0.5 सेकेंड्स? क्या क्या यूनिट क्या है? 0.5 डायोप्टर, समझा? तो वो पावर के हिसाब से जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो इस चीज को बनाते हैं। क्लियर है गाइस? सबको समझ में आया मायोपिया क्या है? पक्का? अब दूसरा जो चीज है उसका नाम क्या है रे? हाइपरोपिया, ठीक है? नाउ हाइपरोपिया, गेटिंग इट? हाइपरोपिया जो होता है बेसिकली, हाइपरोपिया इज नथिंग बट सिमिलर टू मायोपिया ओनली, गेटिंग इट? बट मायोपिया में नजदीक का दिखता था, हाइपरोपिया में नजदीक का नहीं दिखता है, गेटिंग इट? इसमें तुमको दूर का चीज बहुत क्लियरली दिखेगा, नजदीक का चीज फुल ब्लर हो जाएगा भाई साहब, फुल ब्लर। तो इसको ठीक करने के लिए जो तुमने वहां पे यूज किया था उसका अपोजिट यूज करो, क्योंकि यहाँ पे उसका अपोजिट ही होता है। यहाँ पे इमेज पहले नहीं, इमेज बाद में बनता है, गेटिंग इट? तुम्हारे रेटिना के पीछे बनता है। तो नॉर्मल आई का जो साइज है हाइपरोपिया में, वो साइज उससे भी छोटा हो जाता है, तुम्हारा आंखों का साइज श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होने की वजह से कॉर्निया रेटिना पे नहीं बना पाता, उसके पीछे इमेज बनाता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उसको नजदीक में कॉन्वर्ज करना पड़ेगा, और कॉन्वर्ज करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस उसको शिफ्ट करके रेटिना पे लेके आएगा, एंड दोज हु आर सफरिंग विद हाइपरोपिया वुड बी हैविंग अ क्लियर विजन। तो दुनिया में सिर्फ दो ही आई डिफेक्ट्स है क्या? नहीं, देयर इज वन मोर आई डिफेक्ट व्हिच इज नोन एज एस्टिग्मैटिज्म। सुना है नाम कभी ये? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस नेम, एस्टिग्मैटिज्म? ये मतलब इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी लाइक अ रेयर काइंड ऑफ डिजीज, एस्टिग्मैटिज्म। इसमें होता क्या है, कोई भी कर्व चीज को तुम देखते हो ना, कर्व चीज को, तो वो कर्व चीज तुमको क्लियर नजर नहीं आता है। यू कैन सी क्लियर, स्ट्रेट चीजें तुमको क्लियर नजर आएगी, बट जो कर्व चीज है ना वो क्लियर नजर नहीं आएगी। क्यों? वो रेस आगे पीछे बनेंगे, किधर पे बिहाइंड द रेटिना बनेगा, किधर पे फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगा। तो भाई इनका नंबर पॉजिटिव भी लेगा तो भी नहीं जमेगा, नेगेटिव लेगा तो भी नहीं जमेगा। तो इनको डबल नंबर का चश्मा बनाना पड़ता है, गेटिंग इट? ऊपर अलग नीचे अलग, समझ रहे हो? तो ये एस्टिग्मैटिज्म तुमको रोज सुबह उठने के बाद होता है। जब तुम सुबह सुबह उठते हो ना, और तुम चुपचाप उठे तो कुछ नहीं, लेकिन तुमने रगड़ा आंखों को, रब किया, तो फिर तुमको एस्टिग्मैटिज्म होएगा। सेकेंडली, एक चीज जो वक्त के साथ आता है, जब इंसान का एज हो जाता है भैया, तो हमारे आंखों के मसल्स भी क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पीपल गो इनटू द मोड ऑफ हाइपरोपिया, बाय डिफॉल्ट दे गो इनटू द मोड ऑफ हाइपरोपिया, बिकॉज विद एज उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जो हाइपरोपिया का जो इलाज था, वो सेम इलाज हम लोग प्रेसबायोपिया में भी करते हैं, ठीक है? कुछ खास कॉज नहीं है, एज इफेक्ट इज द ओनली कॉज, एंड हमारा आंखों का जो लेंस का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम हो जाता है, इसलिए हमको ये चीज में दिक्कत आता है। इसलिए काफी सारे लोग रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं वक्त के साथ, एंड ये सब चीजें उसमें काम में आ जाती हैं। क्लियर? टॉपिक समझ में आया ऑप्टिक्स एंड लेंसेस का? कुछ डाउट है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? सॉर्टेड? रेडी फॉर द टेस्ट? एवरीवन स्टार्ट करें? पक्का पक्का? आखिरी बार पूछ रहा हूं, चलो। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, you can go to the chat box. Over there you have the link of Google form, but before that
Let me load the question paper to you. क्वेश्चन पेपर से आप उसको फॉलो अप ले लें, उसका प्रॉपरली कॉपी बना लें और उस कॉपी को आप यूज करना टेस्ट देने के लिए. Just a second, guys. Let me load the screen. Thank you so much. So, chalo, for us, understanding you, making use the concept here is much more important. Okay. So, क्या score that is not important. Attempting the paper, this is just a normal aptitude kind of a thing. That we just want to know how much you have understood the concept. So, don't fear to attend the paper. Secondly, after attending the paper, please be there in the session because there are certain things which we need to discuss with you. Okay. So please be there in the session. Once you attend the paper, you can, sir will give the remaining instructions. Sir, आप ही बात बोल दो. Sure, sir, sure. The questions are in front of you guys. You can start with the question number 1. You have 10 to 12 minutes to attend the test. Your time starts now. I hope the screen is visible to everyone. Sir, second or fifth question same है. Second or fifth question same. Okay. Entering glass from water. Okay. You have a bonus point today. या तो दोनों साथ में राइट हो जाएंगे या तो दोनों साथ में रॉन्ग हो जाएंगे. Numbering और options का ध्यान देना while entering. या बुक में क्या लिख रहे हो आंसर्स और फॉर्म में क्या भर रहे हो करके. Just post it one day. Sir, 10th question नहीं दिख रहा. Let me show it to you. अभी दिख रहा है? No, sir. एक सेकेंड. अभी? Yes. Yes, sir. Okay. बुक से गूगल ड्राइव में ऑप्शन मार्क करने के टाइम पे जैसे सर ने बोला क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, वरना एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर हुआ तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा. उस बात का जरा ध्यान रखें. सर उनको बता दो ब्लू लाइन जो अंडरलाइन है वो ग्रामर के थीम क्या है, नहीं तो उनको लगेगा कि आपने आंसर मार्क करके दिए. सेकंड पेज पे देखो. है सर, बच्चे इतने स्मार्ट हैं अपने.
मोस्ट प्रोबेबली स्मार्ट है. वही बोला तो उनको लगा अरे वाह आज तो मजा है पेपर में, आंसर पहले से टिक करके दिया सर ने. Sir, Manthan has scored 19. Very good. That's a huge score. 19 is very nice. Don't rush, students. Take your time. You have got sufficient time. You have 6 minutes to go. I guess 5 minutes to go now. सर कुछ बच्चों का यहाँ पे 10-10 बच्चों का प्रॉब्लम हो गया है. उनका Okay. मतलब इसमें अचानक लाइट चला गया है तो उनका नेटवर्क चला गया है, तो इसलिए वो एक साथ जून में 10 दिन का एब्सेंट ये हो गया, तो उनका मैसेज आया है. Okay. Okay. अगेन ट्राइंग टू रिजॉइन. तो चलो डोंट हाँ, वरी, मैंने रिस्पॉन्सेज ऑन रखा है. आप बाद में भी आप एग्जाम का फॉर्म आंसर सबमिट कर सकते हो. ओके, so nothing to worry. Take your time to submit your responses. Shravani Rokde, very good. 18 sir, Shravani. Shravani has scored 18. Nice. Manthan को 19 है, Shravani को 18 है. Very good. Even Ramadan got a nice score. सर मंथन का एक मैसेज है, देखिए. Let me check, sir. Let me check. किस क्वेश्चन का बोल रहे हैं? हाँ, question number 50. Let me have a look at it. मंथन ने किधर गया? I have selected option D. Okay. D ही होना चाहिए उसका. Okay, okay, okay.
मंथन जस्ट चेक अगेन, वहां पे डी ही मार्क हुआ है एक्चुअली 15 का। Sir, Ashwini has scored full 20. Hemal has scored full. आप देख लो एक बार. You can check the result. Yes sir, I'm checking it up. मंथन एक्चुअली आपने मार्क किया है ऑप्शन सी। I think sir, it's my mistake. Yeah. Like, Yeah, it's fine. I can see that. Come on guys, last 2 minutes, last 2 minutes. उसमें से भी अभी वो भी गया 1 मिनट आखिरी का 1 मिनट बचा है अभी। Come on, gear it up. Last minute guys, you'll be supposed to submit any time. Come on. Very good student, very good. You have done very wonderfully, exceptionally well. The best part of it is कि just attending an hour session and you have been doing it so nicely. We are very happy for that. We are very happy and thankful to all the students who have attempted the paper. Appreciate it. Giving importance to the subject content is very important. So we are very happy that you have been attempting it very sincerely. सर एक 2 मिनट दे देते सर. ठीक है सर. 2 मिनट दे देते because there are students who are trying to still rectify with the network issue. Sure sir, sure. I guess 40 responses already come. Yeah. तो थोड़ा आ जाएगा तो फिर हो जाएगा. Very good Nilesh. Thank you. स्टूडेंट बाय द टाइम अगर आपको सर से कुछ पूछना है आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके दिल में लाइट से रिलेटेड कुछ तो जो क्वेरी था ऐसा लगा अरे ये पूछना चाहिए ऐसा क्यों होता है ऐसा कुछ भी है irrespective of it is not necessary that it should be from the subject only. आपको ऐसा कुछ भी आपके मन में तो you can ask it. Anything that you wish for regarding light, regarding length. Akshaya, why are you not able to submit the response? Just recheck. It could be easily as possible. Almost 75% लोगों का तो हो गया है सबमिट.
वेरी गुड जिग्नेश, आदित्य, अंशुल, साइली, मुकेश, कस्तूरी, सारंगी। अरे बाप रे सर, लाइन से तो लिस्ट है यहाँ पे तो धड़ाधड़ बच्चों का। क्या बात है, क्या बात है। Very nice, भाई। Anyone, any student who have scored more than 15 is a very nice score. It's a very nice score because to crack this paper above 15 is a task, and that can be only accomplished by those people who really have a good retention and जिन्होंने अच्छे से ध्यान दिया. It's a commendable thing. Very good, guys. चलिए सबमिट करें अभी फटाफट. चलो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन कि भाई ये चीज क्या था, इसको कैसे करना था और हमने क्या किया. तो सबसे पहला वाला तो ऑब्वियस था. इट वाज 3 into 10 raised to 8 for sure, no doubt in it. ठीक है. Question number 2 and question number 5 was like a bonus thing. Light ray entering glass from water. Glass से water में जा रहा है. Sorry, entering glass from water. मतलब water से glass में. Water is rarer, glass is denser, so it would bend towards the normal. So it would show bend towards the normal over here. और यहाँ पे भी it would be bending towards the normal only. ठीक है. Then we have a ray of light makes an angle 50 degree with surface. With surface मतलब वो glancing angle दिया हुआ है. तो angle of incidence कैसे निकालेंगे हम लोग? 90 minus 50, which would come up to be 40. ठीक है. Then यहाँ पे इसका आंसर dispersion नहीं है. Dash does not occur during the formation of rainbow. Induction does not occur. Getting it? Induction does not occur. ये याद में रखना हमेशा. बाकी सब चीजें हो जाती है. Dispersion होता है, reflection होता है, ठीक है. बट क्या नहीं होता? तो induction नहीं होता. ये वाला तो सेम था. What makes when a light ray makes an angle of 90 degree while entering a glass slab from air, that is angle of incidence 90 degree है. तो हमेशा refraction आपको oblique angles पे देखने को मिलता है, which is from 0 to 90. That is, it should be greater than 0, less than 90. 90 है तो it goes straight without bending. Refractive index of water known to us 1.33. Then उसके बाद an optical device used by watch repairer. तो watch repairer जो यूज करता है वो होता है convex lens, and convex lens को ही एक और नाम से संबोधित किया जाता है. It is also called simple microscope. Hyperopia can be corrected using farsightedness. नजदीक की चीजें नजर नहीं आती हैं उसमें. ठीक है. तो नजदीक की चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने कौन सा लेंस यूज किया था गाइस? ये क्वेश्चन काफी लोगों का उल्टा सिल्टा हुआ है. हाइपरोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय व्हाट? क्या आंसर था इसका 9th वाले का? कॉन्वेक्स लेंस. काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा. The wavelength of radiation which our eyes are sensitive is between 380 नैनोमीटर. मैंने कहा था 380 के सबसे नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है? 400. ठीक है. 380 इज अ वेरी प्रिसाइज नंबर. जैसे हम लोग जी का वैल्यू 9.8 की जगह पे 10 ले लेते काफी बार, तो वैसे वहां पे 380 की जगह पे उन्होंने 400 दिया हुआ है. Stars are self-luminous and can be seen at night. ठीक है. Now these are the twinkling stars they're talking about. Okay, they're not talking about a big star like sun, which is visible in the daytime. They're talking about the twinkling stars. Effect of atmospheric condition. Dash of light can be seen in twinkling. So ये refraction है. We discussed this. Light travels in a rectilinear propagation format, that is straight line. Small droplets of water act like barriers, supports, small prisms, small plates. ये काफी लोग का wrong है. रेनबो के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने कहा था कि ये जो small droplets है, they act like small prism. That is the reason dispersion takes place. Power of lens, diopter. A lens is dash medium, transparent medium से बना हुआ रहता है. Power of lens depends upon the formula itself.
पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला था रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ओनली अपॉन फोकल लेंथ. डी इज द आंसर. कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड. जो हमारे आंखें करती हैं, चीजें नजदीक होती हैं तो फोकल लेंथ चेंज करता है, दूर जाता तो चेंज करता है. तुम देखो तुम्हारे आंखों में तुम टॉर्च मारते हो तो तुम्हारा प्यूपिल श्रिंक होता है, डायलेट होता है. So that particular ability is known as power of accommodation. A person cannot see distant objects clearly, but उसको नजदीक की चीजें clearly नजर आ रही है. Means ये myopia है, and myopia ठीक किया जाता है using concave lens. At last, focal length of dash lens is positive. जितने भी प्रकार के convex lens हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस है उनका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. क्लियर? तो कुछ ऐसा था हमारा आज का सेशन रिलेटेड टू ऑप्टिक्स. लाइकवाइज अ सिमिलर सेशन वुड बी देयर टुमारो इट आल्सो सेम टाइम. आई गेस द टॉपिक इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अकॉर्डिंग टू मी. क्या बोलते हो गाइस? यही टॉपिक है ना? चलिए, ओवर टू यू सर. Done, sir, done. Now the ये topic पे किसी को कुछ doubt पूछना है बच्चों लोग? Were you very happy with the thing that sir has explained it to you? Did you understand? Yes, sir. Okay, I hope you liked the session. Okay, the thing is tomorrow evening at 5 ये session में बहुत दिन के यहाँ पे आज Friday होने के वजह से light का issue हुआ है, तो मेरे को बहुत सारा messages आया है. So we will be sending the recording of the session as well as the test paper, so that it can be there for you with references. And अगर हुआ तो इसका slide show अगर कुछ है तो मैं वो भी आपको भेजता हूँ. Okay, so see you tomorrow in the evening at 5. Okay, till then stay home, stay safe. Thank you. Bye. Thank you, sir. Yes sir. सर आप कुछ 10th सर का रिलेटेड सस्पेंस, बोलने वाले थे ना? सस्पेंस. तो मेरे को लगा तुम लोग भूल गए, तो जब तुम लोग भूल गए तो मैं क्यों याद दिलाऊं, इसलिए मैं भी रुक गया. बट आई एम हैप्पी कि अटेंटिव थे एंड यू हैव बीन वेटिंग टू हियर. द थिंग इज सर वो स्क्रीन अपन पॉपअप कर सकते हैं क्या? Yes sir, just a second sir, just a second. मैं वो the image you're talking about, right sir? तुम लोग ये स्क्रीन देख के या ये सस्पेंस देख के, बट जस्ट इस वजह से सस्पेंस जो हम लोग सोचते हैं कि शायद आपने देखा नहीं होगा, वो आपके साथ स्क्रीन आएगा. देखो अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप वो स्क्रीन देख लो. ओके, ये आज का न्यूज है मॉर्निंग का, शायद आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, मेरे को मालूम नहीं. यू डोंट हैव टू गेट स्ट्रेस्ड बाय दैट न्यूज. ओके ओके, तो ये न्यूज तुमने पढ़ा है. आई होप एवरीवन कैन रीड मराठी, राइट? तो तुमको ये चाहिए नहीं चाहिए? हाँ बच्चों लोग, तुमने ये न्यूज पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे सब दिन चुप हो गया, क्या हो गया? सदमे में गए सर वो लोग, सदमे में चले गए वो लोग. देखिए, जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन दिस न्यूज, ये न्यूज है बेटा, बट द थिंग इज मेरे को नहीं लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर द बोर्ड, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है. तो जैसा पहले से प्लान है कि देयर इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू फॉर्मेट. दिस इज जस्ट इन कंफर्मेशन कि देयर इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम डेफिनेटली फॉर यू टू एंटरिंग इनटू द कॉलेज सेक्शन, जिसका हम अभी से अपने लास्ट 10 हफ्ते भर से हमने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है. एंड यू पीपल आर गोइंग टू एक्सेल बिकॉज यू हैव गिवन योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट. जैसे लास्ट संडे अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, घर पे अपने 100 मार्क का पेपर भेजा, ये संडे मैं वापस भेजने वाला हूँ. तो जो स्टूडेंट ने ये सेशन अटेंड किया है उसको ये चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने वो टाइम दिया सबको समझने के लिए, एंड आप लोगों को वो इंटरेस्ट है. दैट्स द रीजन दैट वी अप्रिशिएट. तो ये न्यूज़ से आपको कोई भी तरीके से डरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एजुकेशन बोर्ड को बोला गया है कि उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करो, क्योंकि आपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया, बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक. यू नीड टू हैव सम मेथड ऑफ screening the student who have been interested and who are scoring good. With your aptitude and with your marks, you all are very intelligent. So this is the news that I wanted to share, and I hope that makes you happy. Does it make you happy? Yes, no,
Anyone? Yes, sir. Okay. Anyways, you don't have to worry about it. We are there for you. Okay. जो भी रहेगा, we are always there for you and will help you in all the situations that you will be have to be there. So thank you. God bless you. Thank you for giving your valuable time and being so patient and so lovely. Thank you all. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, beta. Bye. Bye, Manthan. Yes, Balaji. Thank you. Thank you, Akshata, for this compliment. It really motivates us. Thank you, beta. One more day done, sir. Sir, sir, एक मिनट